मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ किसी राजनीतिक दल के पास है? इसे 88% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। 497 दिन बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं। बांग्लादेश में पीएम मोदी के 36 घंटे के मेगा कार्यक्रम के कूटनीतिक मायने बेहद अहम हैं। खासकर भारत और बांग्लादेश की भरोसेमंद दोस्ती के नए दौर के आगाज की। इन सबके बीच पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के बंगाल और असम चुनाव से जोड़कर सवालों के तीर चलाने की होड़ लग गई है। कांग्रेस के बाद टीएमसी ने भी पीएम के दौरे पर सवाल उठाए हैं। सरहद पार पीएम के कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहा। उधर देश की राजनीति में वार पलटवार का दौर भी तेज हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब चुनावी चौसर में जब पीएम मोदी किसी कार्यक्रम या मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे तो विपक्ष ने आपत्ति जताई हो। ऐसा कई बार हुआ है। कल वो जाएंगे मतुआ समाज के मंदिर में और कल ही बंगाल के अंदर पोलिंग है। असर तो पड़ेगा ही। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच पिछले 500 दिनों में पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश की धरती पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी यात्रा पर राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ी नजर आ रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने इस दौरे को राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर तो चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट लगे हैं, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ तो कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। एक दिन वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से वो प्रचार करेंगे। देश और देश के लोगों की छवि खराब करने का जो काम नरेंद्र मोदी और भाजपा कर रहे हैं उस पर एक नया कलंकित अध्याय आज का बांग्लादेश दौरा। जबकि बांग्लादेश की सरकार समेत बोहरा समाज ने पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा तवज्जो देता रहा है। मोदी जी को हम उनका स्वागत करने के लिए आए थे और बहुत बहुत उनके लिए शहीदा साहब की सलाम के साथ हमने दुआएं की कि खुदा ताला उनका जो ये मिशन है, जो विजिट है, वो कामयाब करे। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में चुनावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कोई कार्यक्रम ना हो। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। इन्हीं चुनाव में मई 2019 में पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, जबकि कर्नाटक चुनाव के दौरान मई 2018 में नेपाल में मुक्तिनाथ धाम और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए थे। टाइमिंग पर सवाल करने वाले इन कार्यक्रमों पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हों वहां प्रधानमंत्री ने कोई प्रचार नहीं किया। इसलिए ये आचार संहिता का उल्लंघन कहीं से भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परफेक्ट रेसिपी के साथ चुनाव में उतरती है। ताजा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री बांग्लादेश के आजादी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बांग्लादेश में कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वो मतुआ मंदिर और जशोरेश्वरी काली मंदिर के भी दर्शन कर रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं और दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देना उनका दायित्व है, लेकिन विपक्षी दल इसे अपने ही राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। सवाल यही है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ क्या विपक्षियों के पास है? और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। आप जानते हैं देश की बहस में हम सवाल पूछते हैं और शो के अंत में आपकी राय दिखाते हैं कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। हमारा सवाल है, क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ विपक्ष के पास है? क्योंकि प्रधानमंत्री जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट कर देते हैं जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का प्रचार हो जाता है। कल वो मतुआ समाज के मंदिर में रहेंगे और जिन 30 सीटों पर पोलिंग होनी है और 70 सीटें ऐसी है पश्चिम बंगाल में जिसमें मतुआ समाज प्रभाव रखता है। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है मतुआ समाज की। तो क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति का तोड़ विपक्ष के पास है? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे
मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी जानते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी जानते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे चलता हूं अपने बड़े पैनल के साथ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के सपोर्टर हैं, माफ कीजिएगा सीपीआईएम के लीडर हैं। मेरे साथ बादल देवनाथ जी हैं जो कि टीएमसी के लीडर हैं। बादल देवनाथ जी, कल तो आपको घबराना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री होंगे मतुआ समाज के मंदिर में और कल वोटिंग होगी और उन्हीं सीटों पर वोटिंग होगी जहां मतुआ समाज का प्रभाव है। ये तो आपके वोटर थे, लेकिन मुझे लगता है सीए के बाद ये सब वोट गए आपके पास से। यानी 30 में से आपने 27 जीती थी, अब आप 10 भी जीत ले तो बड़ी बात होगी। देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री को कौन रोक सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद जब ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, भाजपा जब ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, ममता बनर्जी तुष्टिकरण करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या भाषण भी प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में कल तो चुनाव ऑफिस को देखना चाहिए। चुनाव ऑफिस तो उनको फोन करके बता सकते हैं जहाँ बंगाल में वोट आया, असम में 1, 2, 3 चरण में असम में वोट आए, आप अभी मथुरा संप्रदाय घर जा रहे हैं तो आप वर्जत गुरजत का मंदिर में जा रहा है तो अभी क्यों, 2 दिन के बाद तो जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव के बारे में कोई क्यों गलत है बादल देवनाथ जी? पालन नहीं कर रहा है। वो तो कूटनीतिक रिश्तों के तहत गए हैं, बांग्लादेश ने बुलाया तब गए और मतुआ समाज के मंदिर जा रहे हैं, तो क्यों गलत लग रहा है आपको? यही तो साजिश है, यही तो भाजपा का साजिश है। एक महिला मुख्यमंत्री को जिसका नाम पूरा विश्व में है, उसको हराने के लिए पूरा राष्ट्र शक्ति को लगा दिया, यही तो साजिश है। तो चुनाव तो ऐसे ही होते हैं ना, उसमें गलत क्या है? चुनाव तो ऐसे ही होते हैं बादल देवनाथ जी, उसमें गलत क्या है? अगर बीजेपी के पास नेता है तो लगाएंगे ना, बीजेपी का प्रधानमंत्री तो आएंगे ना कैंपेन के लिए, गलत क्या है उसमें? हर चैनल में तो वही तो दिखाएगा, हर चैनल में तो लाइव तो दिखाएगा प्रधानमंत्री को। देखो गुरुचत का घर में, लेकिन गुरुचत जो मथुआ संप्रदाय है वो लोग विश्वास करते हैं ममता बनर्जी देश के लिए, उन लोगों के लिए, सबके लिए, बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए ममता बनर्जी 10 साल में काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा साजिश कर रहा है वो साजिश काम में नहीं आएगा। ममता बनर्जी 2021 में 2 मई को देख लीजिएगा, ममता बनर्जी 30 बार और हैट्रिक कर रहा है और डर दिखाई दे रहा है आपकी बात में बादल देवनाथ जी, डर दिखाई दे रहा है? कोई डर नहीं है दीपक जी, डर तो उन लोगों का होगा जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बात देश सुनता नहीं है। ठीक है, मैं सीधे आरपी सिंह से जवाब ले लेता हूँ। आरपी सिंह साहब, आप साजिश कर रहे हैं मथुआ समाज के मंदिर में जाके, 2 दिन बाद भी जा सकते थे, कल जाने की क्या जरूरत है जब कल वोट पड़ने वाले पश्चिम बंगाल के अंदर? ये साजिश है आपकी, ये कहना है टीएमसी का, पूरा भाजपा का साजिश है। दीपक भाई पहले तो इनको इस बात की जो पीड़ा है कि दोस्त धन्यवाद, मैं आपके बीच में टोका नहीं, कृपा कर मत टोकिएगा। पहले तो इनको इस बात की दिक्कत है कि इनके यहाँ नेता नहीं है और हमारे यहाँ नेता है, हमारे यहाँ नेता नीचे काम कर रहे हैं। अरे आपने तो पार्टी से नेताओं को धक्का मार दिया बाहर, आपने तो अपने ममता बनर्जी अपने भतीजे के चलते हुए सब नेताओं को एक एक करके धक्का मार दिया। सबको कहा आपकी जरूरत नहीं, मैं भतीजा ही सब कुछ करेगा, मेरा भतीजा ही सब कुछ चलाएगा। और एक वो बाहर से किसी सज्जन को लेकर आए हैं प्रशांत को, वो पार्टी चलाएंगे। आज भतीजा और प्रशांत पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के नेता सब बाहर हैं। तो इनकी पीड़ा जायज़ है क्योंकि ये कॉफ़ी टेबल पार्टी है। जब ममता बनर्जी और भतीजा इनके जो है अभिषेक और प्रशांत बैठकर कॉफी पीकर पार्टी की रणनीति, पार्टी के बारे में चिंता करते हैं, पार्टी को किसको टिकट देनी है वो तय करते हैं। पार्टी के नेता तो है नहीं आज वहाँ पर। दूसरी बात, अब प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, इनको गजब पीड़ा। अब वो अगर 50 साल पूरे हुए हैं, उनके गोल्डन जुबली ईयर है बांग्लादेश का, तो उसमें हम कैसे बदलेंगे उसको? ये तो तय है। ये हम थोड़ा, अब हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड होती है, कोई दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं, अब वो उसी दिन आ सकते हैं 26 जनवरी को? नहीं, आप 26 जनवरी को मत रहिए, वहां पे आपका इलेक्शन का फर्क पड़ेगा, आप 28 को आइए। कैसा मजाक करते हैं।
और बिल्कुल दूसरी गलत बात, कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गोपालगंज जाना ही है बिल्कुल मुजीबुर गलत रहमान जी कह रहे के। हैं। आपका अरे सर, सवाल मैंने का आपको मुद्दा टोका नहीं, समझता बिल्कुल है। आपको टोका नहीं, मैंने आपको नहीं बादल जी मैं आपको पास आऊंगा। तहसीम आप देर से जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता था। बादल जी उनको कंक्लूड करने दीजिए, सीधे आपके पास आऊंगा। सिंह साहब कंक्लूड करिए अपनी बात को। दीपक जी, अब प्रधानमंत्री जी देखिए, कल्चरल कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी की नेचर में है। देश में दुनिया में कहीं जाते हैं वो कल्चर कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं, वहां पर भी वो कल्चर कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो विरोधी देश हैं वो अपने पैसे के दम पर, चाइना अपने पैसे के दम पर, अपने बल के दम पर अलग टाइप की एक वहाँ कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहता है। हम अपने कल्चर लेवल पे कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। और वो गोपालगंज जाने वाली है मुजीबुर रहमान जी के रहते हुए, इसलिए बगल में ही मंदिर है तो वहाँ जाएंगे, इस पर क्या क्या क्यों चुप रहा है। और मुझे ऐसा लगता है क्या मथुआ समाज के लोग पहले राजनीति में काम नहीं करते रहे, राजनीतिक पार्टी में नहीं काम करते रहे, आज आप उसको राजनीतिक चश्मे से देखने लगे। ये आप बताइए, इतने साल हो गए दीपक आपको राजनीति कवर करते हुए, आज तक कभी मथुआ समाज की कोई चिंता या चर्चा कभी इससे पहले वाले किसी इलेक्शन में कभी हुई? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं हुई। पहली बार मथुआ समाज फोरफ्रंट में आया है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, लाइव तस्वीरें हैं जो आप ढाका से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और शेख हसीना एक साथ हैं और एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। सीधे बादल देवनाथ के पास चलता हूं। बादल देवनाथ जी, मुझे लगता है आपके पास भाजपा की स्ट्रेटेजी का जवाब नहीं है, इसीलिए आप तिलमिला रहे हैं, इसीलिए आप तड़प रहे हैं, इसीलिए आप साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। दीपक जी, 50 साल पूरा हुआ बांग्लादेश को, उसके इसलिए ममता बनर्जी के पक्ष में ममता बनर्जी के साथ हसीना जी का संपर्क, बंधुत्व, सबको फ्रेंड से बहुत कुछ है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे 50 साल पूरा होने का उनको शुभकामना देता हूं। लेकिन आपने उनको सवाल किया मथुआ संप्रदाय, 50 साल के नहीं, मथुआ संप्रदाय प्रोग्राम काल है जिस दिन चुनाव है उस दिन के लिए। और इन्होंने भतीजा का बात किया, लेकिन इन्होंने यही नहीं कहा अमित शाह का बेटे के पास 2 साल पहले जिसके पास 5 लाख रुपया नहीं था, आज के उसके पास 100 करोड़ रुपया कहां से आ गया, और वो कैसे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हुआ। अरे मथुआ समाज में बात करिए ना, कहां आप अमित शाह के बेटे पर चले गए। हमारा डिस्कशन ही अलग विषय पर है बादल देवनाथ जी। मथुआ समाज को क्यों वंचित रखा, मथुआ समाज को राजनीतिक रूप से क्यों पीछे रखा बंगाल की राजनीति में, इसका जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल, लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने सर ने ममता बनर्जी का भतीजे का बात उठाया, इसलिए मैंने 2 लाइन कह दिया। और एक बात है, जिन लोगों की बात उन्होंने कहा कि आपने धक्का देके नेता नहीं बचे, मैंने ये कहा आपके पास नेता नहीं बचे, आपके पास भतीजे के अलावा और प्रशांत किशोर के अलावा नेता नहीं बचे, एक बाहरी एक अंदूरी नहीं, और आप उसके अलावा राजनीति नहीं जानते, इसलिए आपका नेता नहीं है। बादल देवनाथ और आरपी सिंह आमने सामने छोड़ गए, आपके नेता भी छोड़ गए आज आपको। उनके पास बेटे ने क्या किया, बेटा को राजनीति में छोड़ा है, उनका बेटा राजनीति में छोड़ा है। ये तो ओपनली ये बताया ना कि वो चाहते हैं कि उनके बाद उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने, उनके सपने हैं ऐसे, मुंगेरी लाल के सीन सपने उनके, वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, इसलिए दिक्कत है सारी की सारी। अच्छा एक मिनट बादल देवनाथ जी, ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला के पास चलता हूँ। तहसीन पूनावाला, आपने मथुआ समाज, आरपी सिंह साहब, बादल देवनाथ जी, मैं आऊंगा, सीएए पर भी आऊंगा, क्योंकि मथुआ समाज को नागरिकता देने का वादा हुआ है। मेरे पास बहस में बहुत वक्त है अभी। तहसीन पूनावाला, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री चुनाव के आखिरी दिनों में केदारनाथ चले जाते हैं, ध्यान में लगा लेते हैं, वो तस्वीरें पूरे देश देखता है। कल मथुआ समाज वाली तस्वीरें पूरे देश देखेगा। पशुपतिनाथ का मंदिर और कर्नाटक के चुनाव तस्वीरें पूरे देश ने देखी। मां से मिलना, वोट डालने के बाद उसी दिन पोलिंग होना, वो तस्वीरें पूरी देश ने देखी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे आप उनसे, जब आधे टाइम आप लोग आपस में ही झगड़ते रहते हैं कांग्रेस के नेता G23 के नाम पर। मुझे लगता है कि इसमें इलीगैलिटी नहीं, इमोरलिटी है। और एक जमाना हुआ करता था टीएन सेशन जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे। आज हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री को कभी पुल अप नहीं करता, लेकिन इसका एक उपाय है। इसका उपाय है, आप लोग जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, इसे लाइव कवर मत कीजिए, डिफर्ड लाइव कीजिए, ताकि वोटिंग पे प्रभाव ना पड़े। ये मॉरली भी करेक्ट है और कवरेज डिफर्ड लाइव करेंगे तो भी तस्वीरें तो दिखेंगी। तहसीन आप भी जानते हैं, आपको टेलीविजन समझते हैं। नहीं सर, मैं नहीं तो कल का इवेंट परसों दिखाऊंगा क्या मैं?
जी मेरा वही मतलब था, शाम को दिखा दीजिए, अगले दिन दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि कवरेज भी मिलेगी, एट द सेम टाइम मोरालिटी। सर मैं 2 पॉइंट मुझे करना है सर, आई रिक्वेस्ट। बादल जी बोलने दीजिए तहसीन को प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट धमकी देता है हर नेशनल चैनल को, सर नहीं तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। यही हुआ, हमको धमकी नहीं मिलती बादल जी, इसीलिए आप मेरे चैनल पे बैठते हैं। तहसीन पूनावाला आप अपनी बात कहिए। थैंक यू सर। जी सर 2 चीज नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आप लोगों को धमकी मिलती है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और आप लोगों को धमकी नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग मोरालिटी के बेसिस पे सिर्फ डिफर्ड कवरेज अगले दिन कर सकते हैं। एक सेकंड बात, और बहुत अहम बात मुझे करनी है जो दर्शकों को जानना चाहिए। आज वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उन्होंने सत्याग्रहकार वो जेल में, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दीपक चौरसिया जी, आप मैं दिखा दूंगा रिकॉर्ड, तहसीन रुकिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं ग्राफिक बनवा रहा हूं, उसका दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उसका रिकॉर्ड आ चुका है पब्लिक डोमेन में। भैया ग्राफिक बनवा दीजिए विवेक भटनागर को बोल के, जो पुस्तक है उसके बैक पेज का प्लीज। सर पुस्तक, सर एक सेकेंड, पुस्तक कैन नॉट बी एविडेंस। एविडेंस होता है जेल का रिकॉर्ड जो आज है, और वो जेल का रिकॉर्ड नहीं, आप कोई पुस्तक में लिखी हुई बात को एविडेंस नहीं बना सकते। सर ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सर हम एविडेंस की बात करें जो फैक्चुअल एविडेंस है, किसी पुस्तक में लिखा है कि मोदी जी मगरमच्छ से लड़े, किसी पुस्तक में उन्होंने लिखा था, आप ही को इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ईमेल आने के पहले उन्होंने ईमेल भेज दिया, डिजिटल कैमरा आने के पहले वो डिजिटल कैमरा आने से पहले डिजिटल फोटो ले रहे थे। ये एविडेंस नहीं होता सर। आपको कोई बात बताने से, पुस्तक में लिखने से एविडेंस नहीं होता। क्या जेल का रिकॉर्ड है, क्या आप वो बता सकते? पुस्तक में एक व्यक्ति ने अपने आप को वीर का दर्जा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो वीर बन गया, उसने सॉरी के लेटर लिखे, ये एविडेंस नहीं सर, आप भी जानते हैं। ठीक है, आप अपने बात कही, मैं दिखाऊंगा पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। देखिए इतिहास जब लिखा जाता है तो पुस्तकों के आधार पर ही लिखा जाता है तहसीन पूनावाला, पुस्तकों के आधार पर ही लिखा जाता है। और 90% एजिटेशन के जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी और रिकॉर्ड नहीं होती है, उनको डिटेन किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कोई पेपर वर्क 90% केसेस में नहीं होता है। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलना चाहता हूं। संगीत रागी जी, क्या मैं डिफर्ड लाइव दिखाऊं प्रधानमंत्री का कल का तहसीन पूनावाला की बात मानकर? डिफर्ड दिखाओ प्रधानमंत्री जी को कि वो मतुआ समाज के मंदिर में जा रहे हैं, चुनाव पर प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए तहसीन पूनावाला मुझे बोल रहे हैं कि डिफर्ड लाइव दिखाया जाए। क्या मैं डिफर्ड लाइव दिखाऊं? संगीत रागी जी बताइए, फिर मैं सुनील चोपड़ा जी के पास जाऊंगा। देखिए दीपक जी, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 प्रकार के सोर्सेज है, 3 प्रकार के, इनफैक्ट 2 तो प्रमुख होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। जो बुक्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, और सेकेंडरी सोर्सेज को हम जब रिसर्च में लाते हैं तब भी हम उसको प्रमुखता से जगह देते हैं। यानी कि जब तक उस बुक में पब्लिश किए हुए डॉक्यूमेंट्स को कोई चैलेंज नहीं कर देता है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वह एविडेंस के लिए काफ़ी होता है। ऐसा मैं तहसीन पूनावाला जी के प्रश्न के जवाब में कह रहा हूँ। दूसरी बात, देखिए आज का मीडिया जगत में कोई यदि चैनल यदि प्रधानमंत्री के कवर नहीं करता है बांग्लादेश यात्रा को और उसे लाइव नहीं दिखाता है, तो घाटा प्रधानमंत्री को नहीं होने वाला है। वह अपने दर्शकों को, अपने चैनल को, कई चैनल के उसके अपने दर्शक होते हैं, उसका एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। कल जाकर के यदि न्यूज़ नेशन के चैनल के जो पसंदीदा दर्शक हैं वो अपने चैनल पर यदि ढूंढेंगे और उनको जब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? यूट्यूब जाएंगे, दूसरे चैनल पे जाएंगे। और इस व्यावसायिक प्रतियोगिता और पत्रकारिता की गलाकाट प्रतियोगिता में कोई चैनल पीछे रह जाए, ये तो प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है और वैसे भी ठीक नहीं है। तीसरी बात कही गई है कि एक नैतिक और अनैतिकता का प्रश्न उठाया गया है। देखिए, बांग्लादेश की यात्रा प्रधानमंत्री की आज से तय नहीं थी, बहुत पहले से ऐसी यात्राएं तय होती हैं। लगभग 6 महीने 7 महीने पहले ये सब यात्राएं तय होती हैं। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक बातचीत होती है, सारे उसके प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं, क्या किन चीज़ों पर डिस्कशन करना है, किन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करना है, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मटुआ समुदाय का जो मुद्दा है वो पिछले 1 साल से बंगाल के चुनाव से पहले से ये चीज़ें जो है CAA के समय से ही ये चीज़ें जो है वो भारतीय राजनीति में पहले से ही इस पर विमर्श चल रहा था। इसलिए उसको अभी प्रधानमंत्री की यात्रा से जोड़ करके देखना ठीक नहीं होगा।
पटुआ समाज आज के दिन में ये जरूर जानता है कि इतने वर्षों के बावजूद वो हिंदू होने का दंड ये भुगत रहा है कि उसे आज तक परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दिया गया। चाहती तो ममता बनर्जी भी इनका ऑफर कर सकती थी, इसके लिए लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी सत्ता में केंद्र में रही है, कांग्रेस पार्टी चाहती तो ऐसा वादा उनके साथ कर करके निभा सकती थी, लेकिन नहीं किया। इसलिए आज यदि भारतीय जनता पार्टी और उसके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी यदि कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना या गृह मंत्री पर आरोप लगाना कि वो अनैतिक काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। ऐसे बयानों से तहसीन में आपके पास भी आऊंगा, बादल जी के पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे वरिष्ठ सुनील चोपड़ा जी बैठे हुए हैं खामोश। सुनील चोपड़ा जी, आपकी पार्टी सीपीएम है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सीपीआईएम कहां है चुनाव में? दिखाई नहीं दे रही पश्चिम बंगाल में, ऐसा क्यों? अब मैं आपसे क्या मांगू कि मतुआ समाज आपको वोट देगा कि नहीं? एक जमाने में लेफ्ट का वोट बैंक था। आप ये लंबी बात मत करिए। नहीं भैया, उसको मत सुनो, आप मत करिए ये लंबी बात। मैं आपको स्पष्ट करके बता देता हूं कि सीपीएम ने सबसे ज्यादा दलित एमपीज और एमएलएज इस प्रांत को दिए हैं, उनमें मटुआ समाज के भी हैं, उसको मत छूइए। पश्चिम बंगाल से भी कितने हैं सुनील चोपड़ा जी? पश्चिम बंगाल से भी कितने हैं एमपीज? कितने बताइए ना, लेफ्ट के एमपीज कितने पश्चिम बंगाल से बताइए। अभी आपको बताता हूं, इस वक्त की बात नहीं मैं कर रहा। आप सर, मैं इसी वक्त की बात कर रहा हूं ना, डिबेट आज की बात पर हो रही है सर, इतिहास पर नहीं। और आप ये देखिए अभी कितने एमपीज है आपके, बता दीजिए सीपीएम के लोकसभा में भी हमारे। आप मेरे को हैकल करेंगे तो मैं उठ जाऊंगा। मैं बड़ी पोलाइटली आपसे बात कर रहा हूं, आप हैकल मत कीजिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं सर, मैं कहूंगा आप चमचे हैं और मैं उठ जाऊंगा। आप नाराज हो रहे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कितने एमपीज हैं सीपीएम के। आप ये बीच में नहीं बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा तब पूछिए, जब बात पूरी होगी तब पूछिए। ठीक है, बोलिए आप। अब आप समझिए कि हमने वो नेता दिए हैं जिनको पूरे हिंदुस्तान ने कहा प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन जब उनकी पार्टी ने कहा कि हमें ये सहमत नहीं है तो वो नहीं बने। तो सीपीएम की बात मत कीजिए, सीपीएम आज भी बीजेपी से आगे जाएगी। सीपीएम कांग्रेस यूनिटी विल बी नंबर 2 और नंबर 1। तो ये जो महागठबंधन है वो एक या दूसरे नंबर पे होगा, बीजेपी पक्का तीसरे पे है। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर। ठीक है, आपकी अब बहस में बहुत वक्त है सुनील चोपड़ा जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। परेड ग्राउंड की रैली देखी है, मोदी की कोई रैली परेड ग्राउंड की रैली का मुकाबला नहीं कर सकती। और कई हुए हैं जांच, जो लोग कह रहे हैं कि किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये आपको फोन आया कहीं से? टेलीफोन किया किसी ने आपको? किसी किसान ने टेलीफोन किया आपको कि मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को? हमें कई चीजें पता रहती हैं। अच्छा, मैं कई बार, और ये तो आपके जो वो क्या कहते हैं, ये जो किए जाते हैं जांच, उसी में पता लग जाता है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब आरपी सिंह से लेता हूं, फिर बादल देवनाथ के पास जाऊंगा। सिंह साहब, तीसरे नंबर पर आएगी बीजेपी? एक मिनट पहले मैं असली बात सर, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, इतनी लंबी बात का वक्त नहीं है मेरे पास। सिंह साहब, तीसरे नंबर पर आएगी बीजेपी, सुनील चोपड़ा जी को भविष्यवाणी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश, अच्छा, ये बता दीजिए पहले नंबर पर कौन आएगा? गोली चली पहली बार बांग्लादेश बॉर्डर पे। आपने नेपाल को दुश्मन बना लिया, आपने पाकिस्तान को दुश्मन बना लिया, श्रीलंका को दुश्मन बना लिया, चीन को दुश्मन बना लिया, और फिर बांग्लादेश बॉर्डर पे भी गोली चली, जो आज तक नहीं चली थी इस तरह। आपने वही काम किया जो पाकिस्तान करता है। तो मेरा ये कहना है, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम ये जंगलीपना हमारे देश की रूलिंग पार्टी का थोड़ा ठंडा हुआ है और ये लोग बांग्लादेश गए हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब तीसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया पहले नंबर पर कौन आएगा। आरपी सिंह साहब, दीपक जी, संगीत रागी जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, संगीत रागी जी के पास आरपी सिंह साहब आप आइए। संगीत रागी जी। सर, मुझे कुछ कहना है। दीपक जी, जंगली का परिभाषा क्या हो सकता है?
बच्चों को मार करके उसकी जिंदा मां को खून पिलाने वाले जंगली होते हैं, या जो राजनीतिक और डेमोक्रेसी की जो लड़ाई लड़ते हैं वो जंगली होते हैं? सीपीएम का चेहरा जो है वो सेन बारी किसी ने भूला है क्या? इनकी ही पार्टी से कोई किताबें नहीं पढ़ के आ रहे। तुम आपकी पार्टी वर्धमान जिले के अंदर सेनबारी में 2 बच्चों को मार करके उसकी मां को खून पिलाया था। वो व्यापार नहीं, मुझे कोई काला करने की जरूरत नहीं। उदयन नंबूदरी की पुस्तक पढ़ लीजिएगा। उदयन नंबूदरी की पुस्तक आई है, पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, पढ़ लीजिएगा। राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला आप लोग जानवरों से भी बदतर मानसिकता में पश्चिम बंगाल को आपने छोड़ दिया, जहां रोज राजनीतिक हत्याएं होती थी। और आप कहते हैं कि जो आपने गुजरात में किया, डेमोक्रेसी वामपंथ के लिए तभी होता है जब तक वो सत्ता में नहीं होता है। जिस दिन वामपंथ सत्ता में आता है, वामपंथ का चरित्र वो रेडिकल इस्लामिस्ट ISIS जैसा ही होता है। वामपंथ और ISIS में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों को हत्या करने की मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मेरे एक दर्शक आशीष जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या किया आशीष, क्या बीजेपी की जो इलेक्शन की स्ट्रैटेजी होती है उसका कोई जवाब होता है विपक्षियों के पास? नहीं, विपक्षियों के पास उसका जवाब देने के लिए कोई कुछ भी नहीं है। वो बस बीजेपी की गलतियां निकालते रहते हैं, भाई इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। उनके पास एक्चुअल में उस रणनीति का कोई जवाब नहीं होता है। जो रणनीति का जवाब उनको वापस वो रणनीति लाके कहना चाहिए, उनके पास रणनीतियां खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला, आपने प्रधानमंत्री के दौरे को इमोरल बताया, मुझे कहा डिफर्ड लाइव करें, लेकिन क्या मतुआ समाज को नागरिकता देनी चाहिए? और क्या CAA लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में? क्योंकि मतुआ समाज पिछड़ा हुआ है, पिछड़ी जातियों में आता है, तो आपको तो समर्थन करना चाहिए उनको नागरिकता देने का। मैं इसके पक्ष में हूं कि जो भी समाज पिछड़ा है और जिस पे अत्याचार हुए हो, धर्म ना देखकर उसको नागरिकता देनी चाहिए। चाहे फिर वो मतुआ समाज हो, चाहे फिर वो शिया हो पाकिस्तान के, चाहे फिर वो तमिल रेफ्यूजीज हो श्रीलंका के, सबको देना चाहिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जिस चीज को आपके सम्मानित दर्शक मास्टर स्ट्रोक मतलब कह रहे थे कि बहुत अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी है, उसका कोई जवाब नहीं, उसे मैं दोबारा से ना केवल इमोरल कहूंगा, मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जब बार बार देश के प्रधानमंत्री टीवी पर झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते कि मैंने ईमेल तब भेजा जब ईमेल नहीं आया, मैंने प्लेन को बादलों से छुपाया, रेडार से छुपाया बादलों के द्वारा, तो उस प्रधानमंत्री के झूठ को हमें पकड़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और लास्ट चीज करते हैं, उन्होंने शहीद इंदिरा जी के बारे में जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र शेख हसीना जी ने की। आपको दर्शकों को ये बात बताते मैं उन्होंने किया इंदिरा जी का जिक्र। तहसीन पूनावाला, ये बात गलत है, उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र बकायदा किया भाषण में। उन्होंने क्या किया आप जानते हो? इंदिरा जी का जिक्र किया भाई तहसीन, ये झूठ मत बोलिए। और वो किताब की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जहाँ गुजरात में संघर्ष जो किताब है, जिसमें सबूत है कि नरेंद्र मोदी जेल गए थे जनसंघ के आंदोलन के दौरान, उसका जिक्र है उस किताब के अंदर, कवर पेज दिखा रहा हूँ उसका मैं। सर मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बिल्कुल दीजिए, मैंने इसीलिए पूछा। जी सर, ठीक है सर, अब मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि समय कम। गुजरात की कोई किताब ये सबूत कैसे हो सकती है बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? आपने पहले कहा था कि अगर कोई व्यक्ति डिटेन होता है, मैं आपको बताऊं कई बार मैं डिटेन हुआ है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पे, उसका बाकायदा रिकॉर्ड बनता है और उसके अखबारों में उसके बारे में जिक्र होता है। कोई एविडेंस नहीं है इस बात का, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। लेकिन जो शेख हसीना बार बार इंदिरा जी का जिक्र करती, मैं आपके दर्शकों को ये बात बता के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। इंदिरा जी पे बहुत प्रेशर था। इंदिरा जी ने इंडिया सोवियत पैक्ट करते 14 दिन के अंदर एक नया मुल्क बनाया, और उस नए मुल्क जो बना 14 दिन के अंदर, विश्व के इतिहास में कभी भी 14 दिन में एक नया मुल्क नहीं बना। प्रधानमंत्री जी को राजनीति करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए कि वो जेल में गए। मैं दोबारा से कहता हूं, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। अरे मैं सबूत दिखा रहा हूं भाई तहसीन पूनावाला, मैं सबूत दिखा रहा हूं, किताब दिखा रहा हूं। आरपी सिंह जवाब देंगे। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, ये तहसीन पूनावाला का आरोप है। किताब छाप दूं कि मैं सुपरमैन हूं, मैं उड़ी लगा सकता हूं बिल्डिंग से बिल्डिंग, तो क्या मैं सुपरमैन बन गया? किताब छापना। अरे सर ये जेल जाने की बात है, सुपरमैन क्या बात कर रहे हो आप तहसीन पूनावाला? लॉजिक की बात करो ना सर। उससे थोड़ी एविडेंस है, इन्होंने किताब में छापा के मगरमच्छ से भी लड़े, ये थोड़ी एविडेंस हुआ।
ठीक है, सीधे आरपी सिंह के पास चलता हूं। मैं काउंटर नहीं करता हूं। आरपी सिंह जी बताइए, क्या प्रधानमंत्री ने गलत बयानी की अपने जेल जाने के बारे में? ये तहसीन पुनावाला वाला आरोप लगा रहे हैं। किताब मत बताइए, प्रेस कटिंग बताइए, जेल का रिकॉर्ड बताइए, किताब मत बताइए सर, प्रेस कटिंग बताइए, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट बताइए। फिर आप बोलते न्यूज़पेपर में तो कुछ भी छप जाता है। किताब आपको पसंद नहीं आ रही तो फिर आप बोलते न्यूज़पेपर में कुछ भी छप जाता है। मैं टीवी की रिपोर्ट दिखाता तो बोलते टीवी में कुछ भी चल जाता है। तहसीन नहीं सर, मैं मीडिया पे कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। क्या बात करते हैं, क्या बात करते तो बात मान लीजिए ना, बात मान लीजिए, बात किस अखबार में छपा, मान लीजिए बात, मान लीजिए बात। आरपी सिंह साहब बताइए, गलत बयानी की प्रधानमंत्री ने, इनका आरोप है। हो गया। मैं तहसीन, मैं जेल रिकॉर्ड है दीपक जी, तहसीन कोई जज नहीं लगे, इससे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं। तहसीन पुनावाला क्या है जिससे हम कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? इनसे कोई ये तय करेंगे देश का इतिहास। अरे ये तो बाबर को अपना बाप मानते थे, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। सुनिए, ऐसी मार कोई कुराने तय की दर्ज न है, बाबर के बारे में दर्ज है। आप तो मानेंगे नहीं, आप तो वो तो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, इसलिए आप उसको मानेंगे नहीं। पर हम मानते हैं कि बाबर अत्याचारी था। आप नहीं मानते ना किताबों में, आप तो ग्रंथों में नहीं मानते, आप तो वेदों में नहीं मानते, आपको तो वेदों पे विश्वास नहीं है, आपको पुराणों में विश्वास नहीं है, आप तो राम में नहीं मानते, आप तो कहते हैं राम भी एक काल्पनिक है, राम तो हुआ ही नहीं। आप तो राम में भी नहीं मानते, आप तो भगवत गीता में नहीं मानते। तो इसलिए आपकी बात पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो मुझे जो अभी हमारे सीपीएम के नेता, सीपीआई के लेफ्ट के नेता जो कह रहे थे, मैं जरा जानकारी दे दूं। ये 17 मार्च 1970 राम है ना काल्पनिक। रेखा देवी के मुंह में उनके बच्चे उनके सामने कत्ल कर प्रणब कुमार और मलया कुमार, 2 बच्चों का काट कर उनका खून उनके चावल में मिलाकर उनके मुंह में ठूसा गया था। ये है कल्चर, जो कल्चर लेफ्ट पार्टी ने बंगाल को दी। आप किसकी बात करते हो? आप किसकी बात करते हो? अगली बार बात करने से 10 बार सोचना। मैं याद है, मैं छोटी उम्र में था, वो जब सुना रूह कांपती थी तब कि कैसे किसी बच्चे को काटकर ऐसे अत्याचार औरंगजेब करता था, ऐसे अत्याचार बाबर करता था, ऐसा अत्याचार उन्होंने किया था। जब बंदा बहादुर के बच्चे का किसान दिल्ली बॉर्डर पे मर गए हैं, मोदी ने ची नहीं की, ऐसा अत्याचार आपने किया। उधर जाके मटुआ मंदिर में गए हैं पूजा करने। क्या सुना रहे हो? हाथरस का केस क्या है? अपने दलित से क्या करते हो? और बांग्लादेश में जाके दलित मंदिर में क्या ढोंग करते हो? आप किसकी बात करते हो? आप तो लड्डू बांट रहे थे 1962 के अंदर। आप तो 1962 की लड़ाई के बाद जब वहां जाके हाथरस में हो, आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा आमने सामने, मुजफ्फरनगर में हो, और आप 9 में जो 152 लिंचिंग हुए हैं यूपी में, वहां हो, हर 6 मिनट एक रेप होता है यूपी में, उसको रोको। पर सुनील चोपड़ा जी, ये तो सही है ना कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति वाम दलों ने शुरू की। ये तो सच है ना कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति वाम दलों ने शुरू की, लेफ्ट पार्टी ने शुरू की, जिसको टीएमसी ने अपना लिया है। मेरे पास है उसका। नहीं, झूठ बोलते हो आप झूठ बोलते हो। फिर मैं आपको बता देता हूं, शांति स्वरूप। हाँ बोला नहीं, अब ये पता क्या बोलेंगे? वहाँ पे आरएसएस ने शुरू जज थे वहाँ पे, और उनके सामने आए कागजात लेके, जो झूठे केस करो, वो रिजाइन करके आ गए। का वहाँ गवर्नेंस का इतिहास है, तो अब मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ। ममता बनर्जी उसके विरोध में आई। अच्छा, ये हकीकत नहीं है कि लेफ्ट पार्टी ने वहाँ पर खूनी राजनीति की? सुनील चोपड़ा जी, क्या ये फैक्ट नहीं है कि लेफ्ट पार्टी ने वहाँ पर खूनी राजनीति की? क्या जी? क्या ये फैक्ट नहीं है कि लेफ्ट पार्टी ने वहां पर हिंसा की राजनीति की, मारा लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को मारा, ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में मारा? पहले की बीजेपी के हिंदू महासभा ने बंगाल में सबसे बुरी राइट हुई जब, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की मुस्लिम लीग की सरकार के मंत्री थे और महात्मा गांधी को उसके बाद नवाखाली जाना पड़ा उसको रोकने के लिए। तो ये जो लोग हैं ना, जिन पे खून लगा हुआ है, इनको बोलो बकवास मत करें। आता ही नहीं।
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है कि बंगाल का ये हिस्सा हिंदुस्तान में आ पाया। आपके बस का, कांग्रेस का और लेफ्ट के बस का चलता है, ये झूठ बोलने दो इनको, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहता झूठे लोगों की बातों का जवाब देने से। ठीक है, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ, आप दोनों निपट लिए एक दूसरे से। मैं सीधे एक दर्शक के पास चलता हूँ, मयंक पटेल उदयपुर से जुड़े हुए हैं। मयंक, क्या प्रधानमंत्री का कल मतुआ समाज में के मंदिर में जाना, क्या इसको इमोरल माना जाए, जो कहा है राजनीतिक तौर पर कि भाई चुनाव है उसी दिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये संयोग है, प्रयोग है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल एक सहयोग ही है, क्योंकि बांग्लादेश के आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलना एक सहयोग ही माना जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी उसी कल जैसे अनाउंस कल है, मतलब इलेक्शन है फर्स्ट फेज का, तो इस तरह से एक सहयोग ही है। लेकिन वाकई में बीजेपी की एक जो रणनीति होती है चुनाव को लेकर, वो एक इतनी फाइन होती है कि विपक्ष के पास वाकई में उसका तोड़ नहीं है। क्योंकि 2016 के विधानसभा इलेक्शन सीटों को देखें तो बीजेपी के पास 29 सीटें थी, और आज बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो कैलाश विजयवर्गीय हो या दूसरे अन्य नेता है, वहां पर जाकर वो लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा कोई राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति को उस तरह से टैकल कर पाए। ठीक है, सीधे मैं आशुतोष के पास चलता हूं। मेरे प्रिय मित्र आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए। आशुतोष, कितना आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी सोचती है? देखिए, एक पोलिंग के वक्त वो केदारनाथ मंदिर के अंदर से ध्यान लगाए हुए, एक पोलिंग के वक्त वो अपनी मां से मिलने गए, उसी दिन पोलिंग चल रही थी, ये संयोग ही है। एक पोलिंग के वक्त वो पशुपतिनाथ मंदिर में थे, कल वो मतुआ के मंदिर में रहेंगे। अब ऐसी चीजों पर तो आप चुनाव आयोग से शिकायत भी नहीं कर सकते। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जो कोई सोच रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं ना, बाकी राजनीतिक दल क्यों नहीं सोचते इस बारे में? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी अगर बांग्लादेश गए हैं और बांग्लादेश की यात्रा में है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत ज्यादा उस मीन में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस देश के अंदर हर तीसरे महीने चुनाव होते हैं, और हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ विदेश नीति के मसले होंगे, आर्थिक नीति के मसले होंगे, कुछ दूसरे मसले होंगे, उन पर भी काम करना होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 3 महीने अगर 1.5-2 महीने तक लगातार चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो बांग्लादेश नहीं जाए? क्योंकि लोग ये कहेंगे अगर बांग्लादेश जाएंगे तो उसका असर जो है वो बंगाल के चुनाव में पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है मामले का इतना ज्यादा सरलीकरण करने की कोई जरूरत है, और मुझे इस पर भी पूरी तरीके से यकीन है कि बांग्लादेश जाने मात्र भर से या वहां कुछ कह देने से या किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से बंगाल के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला या असम के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला, मेरा इस थियरी में किसी तरीके का कोई यकीन नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा को बंगाल चुनाव से या असम के चुनाव से मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इसके मुतालिक प्लानिंग की हो सकता है उनको ऐसा लगा हो, लेकिन क्या राजनीति इतनी आसान सी चीज है क्या? मैं ये नहीं मानता हूं। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि बांग्लादेश की यात्रा पर अगर वो गए हैं तो हो सकता है भारत की विदेश नीति के लिए जरूरी हो। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते पिछले दिनों जो सीए चल रहा था या एनआरसी की बात हो रही थी, उस दौरान हमारे रिश्ते खराब हुए थे और उनकी विदेश मंत्री की भारत की यात्रा पर असर पड़ा था, उनके दूसरे मंत्रियों का ना तो उस पर भी असर पड़ा था, तलखी आई थी। और अगर इस यात्रा के दौरान अगर वो तलखी कम होती है, क्योंकि चीन लगातार हमारे चारों तरफ जो है वो एक तरीके से भारत विरोधी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो। अगर जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि इसको बंगाल के चुनाव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा, लेकिन बादल देवनाथ जी को लगता है कि ये बीजेपी की साजिश है। बादल देवनाथ जी, मेरा सीधा सवाल, क्या मतुआ समाज को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए? आप तो कह रहे हैं सीएए आने ही नहीं देंगे, तो ये बेचारे मतुआ समाज के 3 करोड़ लोग कहां जाएंगे? उनको तो नागरिकता मिलेगी नहीं। आप तो उनके खिलाफ है मतुआ समाज के, ये तो आपने डिक्लेयर कर रखा है सार्वजनिक तौर पर। मैं 15 मिनट बैठा हूं, मैं 30 सेकंड समय मांग रहा हूं दीपक जी। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल आ गया, बहुत सारे सवाल आ गया। संगीत जी ने बहुत सारे बात कर, मैं संगीत जी तो एक ही लाइन में कहूंगा, संगीत जी आप राजनीति के जो डिटेल्स में जो होता है, अंदर का बात होता है, वो मैं फिर से कह रहा हूं, आप समझते नहीं है। और दूसरा बात, दो दर्शक ने कहा रणनीति और साहब के बारे में,
ये तो एक रणनीति है। और मुतवा संप्रदाय के बारे में मैं बोल रहा हूँ, 1950 साल 1950 में ये मुतवा संप्रदाय बांग्लादेश से भारत में आया था 1950 में, उसके बाद भी आया था। लेकिन 30 साल 40 साल 50 साल जो आसाम में, त्रिपुरा में और बांग्ला में जो है, ये ममता बनर्जी ने क्या कहा, तुम्हारे पास तो वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तुम तो वोट दे रहे हो, तुमको फिर से सीए का क्या जरूरत है, सिटीजन अमेंडमेंट का क्या जरूरत है। और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आप नहीं चाहते उनको नागरिकता मिले? इसका मतलब टीएमसी नहीं चाहती कि मतुआ समाज को नागरिकता मिले? साफ साफ बोलिए ना, आप बोलिए, डिक्लेयर करिए। आप तो सीए के खिलाफ है, तो बोलिए मतुआ समाज को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आपने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिए। अरे दीपक जी, कल एक बेसरकारी चैनल पे अमित शाह ने जो बयान दिया, बेसरकारी चैनल में जो बयान दिया साक्षात्कार में, उनमें वो कहा इन लोगों के पास वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन ये नागरिक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जो 50 साल से 40 साल से वोट दे रहा है, देश के चुनाव में वोट दे रहा है, वो बोल रहा है, कल बोल रहा है नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है नागरिक? इसका जवाब तो वो हमसे देना पड़ेगा। दूसरा बात है, जो राज्यसभा में पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन अभी तक तो रूल्स नहीं हुआ। 1 साल हो गया, रूल्स कौन बनाएगा? तो सीए का बात कहां से आ रहा है? एनआरसी असम में क्यों लागू किया? झूठ तो अमित शाह खुद बोल रहा है। और तीसरा बात, इन लोगों का बुद्धि देखिए, काल चुनाव हो रहा है एक जगह पे जहां पर मुतवा संप्रदाय बात नहीं करता है, और जा रहा है मुतवा का मंदिर में। लेकिन ठीक है, हुर्चत को हम सब सम्मान करते हैं, जा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन चुनाव के दिन जो संगीत जी ने कहा 6 महीना पहले से तय होता है, डिफेंस की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, ठीक कहा होगा संगीत जी ने। लेकिन चुनाव का ऑफिस को डेट 8 चरणों में जो वोट हो रहा है, इनके एक तय कौन किया है? अमित शाह जी ना चुनाव ऑफिस ने? मैं यही सवाल आप सभी को कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, आरपी सिंह जवाब देंगे। आरपी सिंह साहब, आपकी 60 गांठ है चुनाव आयोग से, फिर संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। बादल साहब, अभी तो आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी ममता दीदी भी चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही हैं, इसके बाद आप ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। सर में दिखता है आपकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, आपकी तड़प दिख रही है, आप चुनाव हार रहे हैं, जमीन और मेरी बात सुनिए जा रहा है। सुनिए बादल साहब, बादल साहब सुन लीजिए। अरे सुनिए बादल साहब, और ममता दीदी भी चुनाव हार रही है, आप बात नोट कर लेना। मैं 2 मई को आपके साथ बैठूंगा, आरपी सिंह और बादल आमने सामने। इसलिए तड़फन, इसलिए ये जो तड़फ है इस चक्कर में है, आप समझ लीजिए। बादल साहब, अगर आप ईवीएम पर अभी से सवाल उठाने लग रहे हैं, इसका मतलब आपकी हालत खराब है। ये जो तड़फ है, बादल साहब, अगर आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये सवाल वही उठाते हैं वो लोग जो हारने वाले होते हैं। लेकिन हर दिन एक डीएसपी, एक एसपी, एक डीएम को जो ट्रांसफर कर रहे चुनाव, तब तो संदेह वहां पर होता है। साजिश तो वही से हो रहा है, एक एसपी, एक डीएम, एक डीजी, हर सबको ट्रांसफर किया हो रहा है। काल घोट रहा है। अगर आपने वहां पे पुलिस का राजनीतिकरण कर लिया, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का आपने राजनीतिकरण कर दिया, तो उसकी चिंता कौन करेगा? आपने पिछले 10 साल में पुलिस का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आपने पुलिस को अपने हल्के मजदूर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। या वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो उसका कोई ना कोई तो इलाज करेगा। ठीक है, बहुत झगड़ा हो गया। मयंक पटेल जुड़े हुए हमारे पास, फिर संगीत रागी और आशुतोष जी की बात चलना है। मयंक पटेल को मिल चुके हैं, सीधे में चलता हूँ, सीधे में यहाँ से चलता हूँ संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, इनका कहना है कि मतुआ समाज के पास वोटर आईडी कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, फिर ये नागरिक क्यों नहीं है? बताइए, ये नागरिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास है, उनके कितने बनवाए? और रूल्स तो नहीं हुआ। मैं भी इसी उत्तर पर 1 साल हो गया, अभी भी सीए का कोई रूल देखिए दीपक जी, देखिए सीए कैसे लागू होगा? देखिए दीपक जी, अमित शाह तो झूठ बोल रहा है। दीपक जी, यही बात बंगाल में, यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेशियों को सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने, खास करके मुसलमान कार्यकर्ताओं ने, वहां पर उनको राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का, ये सारे काम इन लोगों ने किया है।
और ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट से बहुत साफ साफ पता लगता है। सर ये मैंने नहीं कहा है सर, ये मेरी बात नहीं है, आप मेरी बात समझिए सर। आप ये टीवी राजेश्वर जो बंगाल के गवर्नर थे उनकी रिपोर्ट है सर, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये उनकी रिपोर्ट है। ये 98-99 में उन्होंने ये की थी। सर थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। बादल जी सुन लीजिए ना, बादल जी अच्छा, आपकी बात सब लोग ये गलत बात सबके बीच में बोल रहे हैं। बादल जी सुन लीजिए, संगीत जी कंक्लूड करिए। बादल जी बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठिए आए हैं उसमें 98% बांग्लादेशी हैं, और उनमें कितने मुसलमान हैं कितने हिंदू हैं ये सबको पता है। आप जांच के लिए तैयार रहिए। कोई किसी को यदि अवैध रूप से आया हुआ व्यक्ति यदि बिना आवेदन दिए हुए यदि कहीं से वो वोटर आई कार्ड ले लेता है, जो करवाया गया है वोट बैंक के आधार पर आपने जो डेवलप किया है उसका खात्मा होना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया था कि सीए आएगा तो मटुआ समाज के लोगों को अधिकार मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा, और जो बाकी हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। कायदे से उनका सिटीजनशिप चाहे वो यहाँ पर नौकरी ही क्यों न कर लिया हो, चाहे वो उनके पास 2 दशक नहीं 3 दशक से उनके पास वोटिंग का अधिकार हो, उनको सब सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। संगीत जी आपने अपनी बात कही। आशुतोष क्या ममता बनर्जी मतुआ समाज को नाराज कर रही है ये कह के कि सीए लागू नहीं हो पाएगा? 3 करोड़ मतुआ समाज के लोग हैं, 16%, 70 सीटों पर उनका असर है। क्या होगा ममता बनर्जी का ऐसे में? आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? नहीं देखिए, ये इसमें महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल के अंदर तो सीए की बात करती है लेकिन असम के अंदर सीए की बात क्यों नहीं करती है? और जो अभी संगीत रागी जिस तरफ कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी से लोग आए, जो बंगाली आए, उनमें ज्यादातर मुसलमान लोग हैं, तो असम के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब वहां एनआरसी की लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में 19 लाख लोगों की पहचान होती है, और उसमें से जो मेजॉरिटी है या कम से कम 50% से ज्यादा जिन लोगों की पहचान होती है घुसपैठिए के तौर पर, वो किस धर्म के लोग हैं? वो तो हिंदू के तौर पर पहचान, ये तो रिपोर्ट सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर प्रचार करती रही है और उसको जो घुसपैठिए हैं उनको हिंदू और मुसलमान के खांचे में देखती है। और अगर घुसपैठिए की बात करते हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप असम के लोगों से पूछिए, उनका ये नहीं कहना कि हिंदू घुसपैठिया है या मुसलमान घुसपैठिया, उनका साफ तौर पर कहना है जो बांग्लादेश का है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको इस देश से बाहर करिए क्योंकि वो असम की संस्कृति को खराब करते हैं। अब ये सवाल जो है, जहां पे कल 47 सीटों के लिए वोट पड़ने वाले हैं अपर असम में, वहां भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर पूरी तरीके से चुप है, लेकिन असम के अंदर उस सवाल को खड़ा करती है। तो ये जो द्वैत है, ये द्वैत ठीक है। इसी पर जवाब लूंगा आरपी सिंह साहब से, लेकिन उससे पहले प्यारेलाल यादव, और फिर मैं ब्रेक लूंगा। प्यारेलाल यादव मेरे दर्शक नोएडा से हैं। प्यारेलाल जी क्या कहता है? प्रधानमंत्री जी कल मतुआ समाज के मंदिर में जा रहे हैं, असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल चुनाव में उसका? देखिए दीपक भाई, आप तो बहुत पुराने और सुलझे हुए पत्रकार हैं भाई। असर क्या पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा। लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी प्रधानमंत्री मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, महंगाई को लेकर, तेल के रेट बढ़ रहे हैं। आज स्थिति ये है कि लोगों की उम्मीद में पानी फिर गया है। और दीपक भाई, आपका मैं बहुत आदर करता हूं। आज ये हालत है कि तिगड़मदारी लगा के भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से सत्ता में आना चाहती है। कोई भी जनहित का कार्य नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत उम्मीदें लोगों की जो है बहुत धूमिल हुई है, लोग बहुत परेशान है, त्रस्त हैं। आज हर तरह से मोदी जी चाहते हैं कि पूरे देश में हिटलर की तरह एक छत्र राज हो जाए, लेकिन आने वाले समय में नहीं। यादव जी प्रधानमंत्री जी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। आपका विचार हो सकता है, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी हमको एक स्तर बनाए रखना चाहिए जब हम किसी भी अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कमेंट करें। ठीक है, आपने सही बात कही। जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद।